चलो फिर एक्सरसाइज 1 में डाउट बताना स्टार्ट करो। एक मॉड्यूल कोई मुझे दे दो। कौन सा? इसमें कुछ तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। 35 तक हो चुका है, 36 तक, 37 से हाँ क्या क्या 8 और 12 बात के लिए बोला था। पहले 8 देख लो भाई। 8 और 12 बोल रहे हैं बच्चे, बाद में बोला था 8 देखो अभी हो जाएगा क्या। A spherical hole of diameter r is made in a solid sphere of radius r. Mass of the sphere before following was m. तो initial mass लिया है। Gravitational field at the center of hole due to the remaining mass. hole यानी external है या Spherical hole है ना। आपको ऐसे बोला गया कि एक r रेडियस का स्फीयर है और इसमें एक r डायमीटर का होल किया गया है और स्फेरिकल होल है ना। और ये नहीं बताया कि कॉन्सेंट्रिक है या नहीं। अब देखो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये r डिस्टेंस ऐसे कॉन्सेंट्रिक आपने 2r मतलब r/2 रेडियस का ऐसे फॉलो कर किया तो इसके अंदर फील्ड कितना आएगा। अगर मास सब यहाँ पर है तो इसके अंदर फील्ड कितना आना चाहिए। यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक आप मान सकते हो ना कि बहुत सारे dr थिकनेस के हॉलो स्फीयर हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं और हर एक हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड कितना होता है 0। तो सबकी वजह से अंदर कितना आएगा 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर दिया क्या है gm/2r²। मतलब ये फिर कॉन्सेंट्रिक वाला केस नहीं है ना, फिर हो सकता है ऐसे दिया हो। हाँ फिर अगर ऐसे आपने बनाया हुआ है ना, अगर ऐसे बनाया हुआ है तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि आप इसकी सेंटर और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखो और ये दे लेते हुए और इसको जब ये पूरा कंप्लीट था, कैविटी नहीं थी, उस टाइम पर सेंटर से r डिस्टेंस पर फील्ड का जो फॉर्मूला है वही लगा दो, वही इसके अंदर हर पॉइंट पे फील्ड होगा। ये बताया हुआ है ना। हाँ तो ये अभी कितना है, ये r/2 रेडियस का बनाया गया है ना होल। डायमीटर r है मतलब रेडियस r/2 है। तो ये c1 c2 कितना है r/2 है। तो फॉर्मूला क्या था अंदर फील्ड का, कैविटी के अंदर फील्ड का फॉर्मूला 3m/r³। या तो वो डेंसिटी के टर्म में लिख लो या मास के टर्म में। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टोटल मास गिवन है ना, तो हम लोग मास के टर्म में लिख लेंगे इनटू सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस। हमें इसके अंदर कहीं भी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा r/2। तो अब देख लो ये कितना हो जा रहा है gm/2r। ठीक है। और कौन सा बोला है बात के लिए, 12th वाला। नोट कर लो पहले ये थोड़ा ध्यान रखना ना, ये रिकॉर्डिंग नहीं बंद हो। वैसे तो आज मैंने फ्लाइट मोड में डाल दिया है तो होना तो नहीं चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रिक कैविटी होती तब 0 बोलते ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक नहीं होगी। फिर 12 देखते हैं।
an object weighs 10 Newton at north pole of Earth in geostationary satellite distance 7 r from the center of Earth. The true weight and apparent weight are. True weight and apparent weight पूछा गया है. देखो हमें पता है कि यहाँ पोल पे तो कोई रोटेशन का इफेक्ट लेना नहीं होता है. अगर इसका मास m है, रेडियस r है, मास m है, तो यहाँ पे वेट कितना हो रहा होगा? g की वैल्यू नॉर्थ पोल पे कितना बोलोगे? gm अपॉन r स्क्वायर. तो वेट कितना बोलोगे? वेट मतलब कितने फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, m इंटू जी. तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है? 10. और आपको निकालना कितना है? 10 दिया है ना. फिर आपको निकालना है सैटेलाइट के अंदर ट्रू वेट और अपेरेंट वेट. अपेरेंट वेट मतलब क्या निकालना है? फील्ड कितना हो रहा है. सैटेलाइट के अंदर वेट फील्ड कितना होता है? 0. तो वो तो हमें पता है. और ट्रू वेट मतलब कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, वो वाला वेट ना. कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? अगर हम लोग 7 r डिस्टेंस पर हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी दूरी पर होगा? 7 r. तो इतनी दूरी पे अगर ये m मास जो अभी यहाँ है वो अगर हम यहाँ रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा इस पे? m अपॉन में 7 r का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा gm r स्क्वायर इंटू m बाई 49. ये वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा? सरफेस पे जो g होता है, तो ये m इंटू जी हो गया. तो m इंटू जी डिवाइडेड बाई 49. m इंटू जी की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी थी? 10. तो 10 डिवाइडेड बाई अप्रोक्सीमेटली इसको आप क्या बोल दोगे? 50. तो ये कितना आ जाएगा करीब? 0.2. तो अपेरेंट वेट 0 है और ट्रू वेट 0.2 न्यूटन. फिर 36 तक हो चुका है डिस्कशन. 21 नहीं हुआ है. 21 देख लेते हैं. तो बहुत ही डिफरेंट प्रॉब्लम लग रहा है. टू बॉडीज ऑफ मास m एंड स्मॉल m के वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. बीच की डिस्टेंस डी है. ये सही लिख रहा हूँ ना? बड़ा तो नहीं लिखना है, क्योंकि मैं लिखते लिखते अगर भूल जाऊं तो याद दिला देना ना कि छोटा लिखा है. तो ये बीच की डिस्टेंस डी है. तो आपको बताना है इसमें बीच में कोई एक ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल जहां पे फील्ड 0 है. तो फील्ड 0 कैसे निकालोगे? फोर्स इक्वल या फिर फील्ड इक्वल. फोर्स तो तब आएगा ना जब यहाँ कोई मास रखूंगा. फील्ड इक्वल करोगे ना. इसकी वजह से फील्ड किधर होगा? इधर को होगा, E1 मान लो. और इसकी वजह से फील्ड इधर को होगा, E2. फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना. अगर दोनों का फील्ड इक्वल हो जाए तो नेट कितना हो जाएगा? 0. तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर देना है ना. तो अगर मान लो ये डिस्टेंस कुछ r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d माइनस r. अब इसकी वजह से यहाँ फील्ड लिखो. कितना लिखोगे? E1 बराबर E2 करना है ना. E1 कितना लिखेंगे? gm अपॉन में r स्क्वायर. इसकी वजह से लिखेंगे gm अपॉन में. हाँ हाँ, ये लेट वाले कौन कौन है? नाम नोट करो इन लोगों का. टाइम देखो कितना लेट हुआ इन लोग. 10 मिनट हो गए. लेट का रूल पता है ना सबको? जो कुछ लोगों को शायद नहीं भी पता होगा तो थोड़ा सा पॉज करो वीडियो. मिल जाएगा. हाँ बाउंड करो. तो यहाँ से R मिल जाएगा. अब R मिल जाएगा तो आप क्या करोगे? यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. तो
आर की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देना, अब तो हो ही जाएगा। हाँ 25 देखते हैं। सर वहाँ पे D माइनस आर अच्छा डी माइनस स्क्वायर में तो आपको दिक्कत नहीं है बट लिखना नहीं चाहिए ऐसे। ट्वेंटी फिफ्थ देखते हैं। मास एमएज देखो जल्दी लिखो, पूरा सॉल्व नहीं करो ना, बस उतना लिख के छोड़ दो, बाकी अब कर लेना घर पे। मास एमएज यूनिफॉर्मली 25th देख रहे हैं ना नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द कर्व्ड सरफेस of a thin hemispherical cell. ABC are 3 points on the circular base of the hemisphere such that A is at center. Let gravitational potential at point A, B and C be VA, VB, VC. तो हमें VA, VB, VC में रिलेशन बताना है। कोई बता सकता है इसमें क्या होना चाहिए? आंसर तो पता ही होगा, रीजन बताना है ना। ये हमने कोई हॉलो हेमिस्फीयर लिया है ना, हॉलो, तो मास कहाँ होगा? यहाँ पर सब कर्व्ड पार्ट पे होगा ना, अंदर खाली है। फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया, यहाँ पे एक बी लिया और एक यहाँ पर सी कहाँ पर है? अंदर यहाँ पर सी। तो इन पॉइंट पे हमें पोटेंशियल VA, VB, VC में ऑर्डर बताना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो बताओ, कोई बता सकते हैं? भावेश और चलो बताओ तुम। सर अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं हाँ तो हम करते हैं कांस्टेंट ही होता है। हाँ। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो आधा हटा देंगे तो वेक्टर नहीं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। हाँ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो बता भावेश भाई, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इसको कंप्लीट कर ले ना, अगर कंप्लीट कर लेंगे तो ये एक कंप्लीट हॉलो स्फीयर बन गया है। कंप्लीट हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। तुम तो फील्ड पूछा था, पोटेंशियल नहीं है। फील्ड कितना होगा? जीरो। और पोटेंशियल कितना होगा? -gm/r। जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर हर पॉइंट पर होगा। अब आपको पता है कि जितना इस हाफ का कंट्रीब्यूशन होगा उतनी इस हाफ का भी कंट्रीब्यूशन होगा ना। तो अंदर हर पॉइंट पे अगर v सेम है तो इस हाफ का अगर निकालेंगे तो जितना आएगा उतना ही इस हाफ का। तो दोनों पार्ट का मिला करके ये पे पोटेंशियल कितना आ रहा है? -gm/r। तो एक हाफ की वजह से कितना आएगा? -gm/r का आधा। तो पॉइंट ए पे हमने ऐसे पोटेंशियल निकाल लिया। सेम चीज हम लोग बी पे निकालने के लिए करेंगे ना, वहां पे भी ये बोलेंगे ना कि बी पे टोटल पोटेंशियल कितना है, हर पॉइंट पे सेम है। तो दोनों का मिला करके कितना है? -gm/r। तो एक की वजह से कितना हो जाएगा? उसका आधा। तो वहां पे भी यही चीज आ जाएगी ना। सेम चीज बीसी के लिए भी कर देंगे। तो इसका मतलब तीनों इक्वल है। लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब हॉलो स्फीयर में हर पॉइंट पे सेम रहता है। हॉलो स्फीयर में अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है ना। ये अब देखो पुराना कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए। दोनों का सेम होगा। अब इस पॉइंट पे जितना इसका होगा उतनी ही इसका होगा, और दोनों का मिला के पता है ना। तो हमने एक का निकाल लिया, एक पार्ट का कितना होगा। नेक्स्ट 34
30 भी है। हाँ, इसमें कुछ आंसर में गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये सिंपल है, अपन ने क्लास में भी किया है। 30 वाला जो है कि अगर u स्पीड से ऊपर को फेंके तो कितने हाइट तक जाएगा, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है ना, बट कर लोगे मेरे हिसाब से, ये सब क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। तो 30 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा बोल रहे हो? 34, 30, 33। अबे कुंबर, ये तो किया है ना क्लास में, दो मास को अगर छोड़ दिया था डिस्टेंस से, तो जब पास आएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। ये तो सेम क्वेश्चन क्लास में किया था, दो तरीके से किया था, एक शॉर्टकट से किया था और एक पूरा सॉल्व करके किया था। इंटीग्रेशन वाला था। 33 करने की जरूरत है, किया है एज इट इज, प्रॉब्लम क्लास में किया है। पहले लॉन्ग डिस्टेंस से छोड़ा था, तो जब डी डिस्टेंस पे आ जाएंगे तब का बी रिलेटिव निकाला था। देखो एक बार ना, 33 नहीं कर रहा हूँ ना, 34 ही कर रहा हूँ। देखते हैं। 34 में देखो बोला जा रहा है, अ पार्टिकल इज fired upward with a speed of 20 km per second, speed with which it will move in the interstellar space। मतलब इन्फिनिटी क्रॉस होने के बाद वो आगे किस स्पीड से मूव करेगा, ये निकालना है। और कितनी स्पीड से फायर किया गया है? 20 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि अगर 20 से फायर किया है तो 11.2 तो क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी है, तो उससे ज्यादा से फायर हुआ है ना, तो फिर क्या हो रहा होगा, बाद में आगे जो जाएगा 11.2 पे तो जस्ट पहुंचता है, बट उससे ज्यादा स्पीड दिया है, तो क्या होगा, स्पीड से फिर अब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा ना, तो हमें वो स्पीड ही निकालनी है। तो हम लोग क्या क्या कर लेंगे, यहां से अगर हमने इसको वर्टिकली मतलब रेडियल ना, रेडियल लाइन इधर के लिए ये वर्टिकल है, इधर के लिए ये वर्टिकल है ना, कोई भी जगह जहां पर हो वहां से जो रेडियल लाइन जा रही होगी वो वर्टिकल होगी ना, और रेडियस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो वहां की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल मतलब डायरेक्शन। तो यहां से अगर हमने इसको 20 किलोमीटर पर सेकेंड से फायर किया है, तो इन्फिनिटी पे जाने के बाद की हमें स्पीड निकालनी है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या क्या कर देना चाहिए, कोई कुछ बताना चाहेगा? एनर्जी कंजर्वेशन 11.2 हमने निकाल रखा है, तो वो यूज कर ले ना, क्योंकि वो तो हमने निकाल ही रखा है, पूरा कैलकुलेशन फिर से क्यों करें। तो आपके पास पता है कि कितनी एनर्जी है शुरू में, हाफ एम, यहाँ पे स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड में ही लिख रहे हैं ना, हाफ एम वी का ये आपने एनर्जी दी, इसमें से कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी इन्फिनिटी पे जाते जाते, इतनी खर्च हो जाएगी ना, जो बची होगी वो अब भी उससे चल रहा होगा ना, तो वो कितनी बची रह गई है, अगर इन्फिनिटी पे अभी उसकी स्पीड v है तो इतनी काइनेटिक बची होगी, वो इन दोनों का डिफरेंस ही होना चाहिए ना। तो इससे कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 11.2 का स्क्वायर, ये v स्क्वायर के बराबर है, तो v निकालना है, तो v कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो एक बार a प्लस b कर देते हैं, तो 31.2 इंटू एक बार a माइनस b करेंगे, कैलकुलेशन सही कर रहा हूं ना, 9.8 या 8.8, और फिर b स्क्वायर है तो इसको इधर कर लेंगे, देख लो कितना हो जा रहा है, तो 16 के आसपास कुछ आ रहा है। आज पूरा करेंगे ना एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 तक करने वाले। सर वो इंटरस्टेलर स्पेस मतलब इन्फिनिटी के बाद, हाँ मतलब फ्री स्पेस में कहीं जा रहा है तो क्या स्पीड से जा रहा होगा।
नेक्स्ट 38 पहले कर लेते हैं। ये समझ आया ना सबको क्या किया है? एक तो हम देखो पूरा बेसिक से जा सकते थे कि यहाँ का काइनेटिक पोटेंशियल लिखते और यहाँ का काइनेटिक पोटेंशियल लिखते और सॉल्व करते ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले से इतना तो सॉल्व कर ही रखा है ना कि जब 11.2 से फेंकेंगे तो वो इन्फिनिटी पे जस्ट पहुंचेगा। तो मतलब जितना डिफरेंस है अगर उससे ज्यादा से फेंके तो जितना एक्स्ट्रा एनर्जी दी है वो बची रह जाएगी फिर। तो डायरेक्ट मैंने वो कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। 39 में 38 बोला। अच्छा 38 में the moon revolves around the earth 13 times in a year। जवन ऐसा होता है कि 13 टाइम रिवॉल्व करता है मून अर्थ के राउंड? हाइपोथेटिकल है। अच्छा if the ratio of the distance of the earth from the sun of the then the ratio of the mass of the sun to the mass of the earth is। देखो क्या क्या बोला गया है। हमने मान लिया इधर अर्थ है और इसके राउंड मून घूम रहा है और फिर दूसरे में सन ले लिया और अर्थ इसके राउंड घूम रहा है। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ना, मतलब इसका जो रेडियस आएगा वो मान लो r1 है टू द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ ये मान लो r2 है, इस 392। अच्छा ये हमें दिया है r1 by r2 हमें दिया है 392। then the ratio of the mass of the sun to the mass of the earth। ये क्या चक्कर हुआ, मास का रेशियो पूछ दिया। मास ऑफ द सन और मास ऑफ द अर्थ ये हमें निकालना है। तो अब देखो हमें यहाँ पे पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये कब होता है, जब सेंटर पे जो मास है वो फिक्स रहे। यहाँ पे क्या एक बार सेंटर पे ये है एक बार सेंटर पे ये है, तो क्या टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब केवल लगा दे? नहीं, इस बार हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पूरे फॉर्मूले में आर भी रहता है और सेंटर पे जो रहता है उसका मास भी रहता है ना। और साथ में आपको देखो ओमेगा का रेशियो दे दिया गया है। अगर ये जो है मून जो है वो 13 टाइम घूम जा रहा है, जितनी देर में ये एक बार घूमेगा उतनी देर में वो 13 टाइम घूम जा रहा है ना। तो इसका मतलब इसका अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो इसका कितना बोलोगे, 13 ओमेगा ना। 13 टाइम ज्यादा होगी एंगुलर स्पीड तभी ना 13 टाइम ज्यादा घूमेगा। ओमेगा का सब ये क्लियर है सबको? अब हम लोग इसमें लगा देते हैं। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसका टाइम पीरियड कुछ मान लो t1 है, t1 की वैल्यू कुछ t है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी t/30। ये जल्दी जल्दी घूम रहा होगा ना, तब ना 13 टाइम ज्यादा घूम जाएगा जब तक वो एक बार घूमेगा। ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना ज्यादा। तो हमें देखो पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√r³/g। अगर एक ही कोई मास होता है सेंटर पे और अलग अलग सैटेलाइट घूम रहे होते तो केवल r का वेरिएशन लेके सॉल्व कर देते। बट यहाँ दो अलग अलग केसेस की बात हो रही है, तो r भी चेंज हो रहा है और सेंटर पे जो मास है वो भी चेंज हो रहा है। तो पहले मान लो हम इस केस की जब बात करेंगे, जब इस केस की बात करेंगे तो टाइम पीरियड कितना ले लेंगे, t1 ले लेंगे, कुछ रेडियस कुछ r1 ले लेंगे, और इस बार सेंटर पे कौन है, सन। तो यहाँ मास किसका लेंगे, सन का लेंगे। फिर जब हम इसके लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, t2 = 2π। इधर का रेडियस कितना है, कुछ r2 लिया है,
अपॉन में, और इधर सेंटर पे कौन है, अर्थ है। अब आपको T1 T2 का रेशियो पता है, आप डिवाइड करोगे T1 T2 आ जाएगा, इनको डिवाइड करोगे तो R1 R2 का रेशियो बनेगा एक टर्म, वो पता है आपको, और मास के रेशियो का सम चाहिए, मास का रेशियो चाहिए, तो आगे कैलकुलेशन हो जाएगी ना। अब इनको डिवाइड करोगे तो सॉल्व हो जाएगा ना। आपको मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ चाहिए। ऊपर किसको रखना है, सन टू मास, हाँ ms अपॉन m ही चाहिए, डिवाइड कर लो हो जाएगा। ध्रुविल कैलकुलेशन करने की जरूरत है। चवन क्या बात है, चवन तो मचा रहा है। नेक्स्ट बताओ, 40 भी है, 40 पहले 40 भी है, 40 पहले बताया। जितना क्लास में हो जा रहा है ठीक है, कुछ शर्मीले लोग होंगे जो पूछ नहीं रहे होंगे अभी एक्सरसाइज 1 के जो भी डाउट, तो वो फिर बाहर पूछ लेना ना, लेकिन डाउट कंप्लीट सारे कर लेना। 1 के अलावा 2, 3 के जो भी डाउट होंगे वो आप अलग से करते रहो, और ऐसे ग्रुप बना बना के आते जाओ, वो कराता जाऊंगा। कब करूं? वीडियोस चल रहा है ना? 40 देखो, 40 में if the gravitational force were to vary inversely as mth power of the distance, ना आपको बोल दिया गया है कि जैसे अभी तक हमारे दो मास के बीच में फोर्स कैसे प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस क्वेश्चन में बोल दिया गया कि फोर्स जो है वो 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, और mth पावर के डिस्टेंस के mth पावर के प्रोपोर्शनल बोला है ना, स्क्वायर की जगह पावर m ले लेना है। तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड जो होगा फिर वो r के कितने पावर पे डिपेंड करेगा। अब देखो हमें यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ, मान लो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट c है, तो फोर्स कुछ ऐसे आ रहा है ना। अब सन के अराउंड कोई प्लैनेट मान लो घूम रहा है ना, तो कुछ नहीं बोला है तो चाहे सर्कुलर ऑर्बिट बोल दिया है ना, सन के अराउंड कोई सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पर, ना वही ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इस बार कैसा है ना, c/r के पावर m है, तो यही सेंट्रीपिटल दे रहा होगा। जब आपने फोर्स का फॉर्मूला चेंज कर दिया तो क्या जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे सर्कुलर ऑर्बिट के लिए वो सब वैलिड है यहाँ पर? नहीं ना, जब फोर्स का फॉर्मूला ही चेंज हो गया है तो फिर हमें सब कुछ नया डिराइव करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये फोर्स जो होगा c/r के पावर m, ये क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो हम बोल सकते हैं ये कितना होगा, mv² r। तो इससे v कितना बोल सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा c/m r के पावर m-1 का अंडर। एक बार कैलकुलेशन देख लो भाई, सब सही किया है ना। तो v आ गया, अगर v आ गया
हमें देखो केवल प्रोपोर्शनलिटी बतानी है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। तो टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड के लिए क्या बोलोगे, 2 पाई r अपॉन में v। तो टाइम पीरियड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ऊपर r है और नीचे v है। v में r का कौन सा टर्म है, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। ये कौन सा टर्म है, 1 अपॉन में अंडर रूट r के पावर m माइनस 1 ना। बाकी टर्म हटा दिया है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हम प्रोपोर्शनलिटी चेक कर रहे हैं। आपको लगे तो पूरा लिख दो, लास्ट में प्रोपोर्शनलिटी वाला टर्म केवल बता देना कांस्टेंट हटा करके। ये बात सबको क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो तो आपको समझ आ जाएगा r का कितना पावर है। यहाँ पे क्या करोगे, ये अंडर रूट है तो इसके बाय 2 कर दोगे, फिर ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, तो ये t आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू r 1 प्लस m माइनस 1 बाय 2। ये सबको क्लियर है ना। अंडर रूट बेसिक एडवांस मैथमेटिक्स समझो ना। ये बाय 2 हो गया, फिर ऊपर ले जा करके ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, m प्लस 1 बाय 2। नेक्स्ट 42। ये नोट कर लो पहले। देखते हैं अब। में देखो क्या बोला गया है, a satellite is seen after each 8 hours over equator at a place on the earth। ना हर एक 8 घंटे बाद वो बार बार दिखता है ना कोई एक प्लेस से इक्वेटर पे। When the sense of rotation is opposite to the earth, जब वो सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन का जो सेंस था उसके अपोजिट जब वो घूम रहा था तब ऐसा हो रहा था। The time interval after which it can be seen at the same place when the sense of rotation of earth and satellite is same will be। तो हमें बताना है कि अगर दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम डायरेक्शन में हो जाए तो हर कितने घंटे बाद वो फिर से दिखेगा। तो ये हुआ किसी से, कई लोगों से हुआ है, ठीक है। ये देखो हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी देखा था कि सेंटर से बैठ के अगर हम देखें एक को रोक के दूसरे को घुमाएं, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पर ये अर्थ है, मान लो यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे कोई खड़ा है और या ऐसे नहीं हुआ, मान लो टॉप व्यू देख रहे हैं ना, टॉप व्यू का डायग्राम बना रहे हैं, अर्थ घूम रहा है और इक्वेटर पे वो भी घूम रहा है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, तो ऐसे दो सर्कल दिख रहे होंगे ना। जब ये बोला जा रहा है कि मान लो अर्थ अभी इस डायरेक्शन में घूम रहा है और यहाँ पे जो इक्वेटर पे जो सैटेलाइट जो है वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है अपोजिट सेंस में, तो हर कितनी देर बाद वो दिख रहा है। यहाँ पे कोई को अगर हम खड़ा कर देते हैं ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए